नमस्कार। पानी सुनने में कितना साधारण लगता है ना। हम रोज इसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारा शरीर खुद ज्यादातर पानी से ही तो बना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ एक आम सा तरल पदार्थ है या फिर अपने अंदर कोई बहुत गहरा, अनसुलझा रहस्य छुपाए हुए है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और इंसानी भावनाएं आमने सामने आ खड़ी होती हैं। अब एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल उठता है। क्या पानी हमारी बातें सुनता है? मेरा मतलब है, क्या ये हमारे शब्दों, हमारी भावनाओं या यहाँ तक कि हमारे संगीत पर कोई रिएक्शन दे सकता है? सुनने में ये किसी साई-फाई मूवी की कहानी लग सकती है, बिल्कुल। लेकिन सच मानिए, एक समय ऐसा था जब इस एक विचार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पानी के अंदर अपनी खुद की एक मेमोरी या स्मृति होने की इस धारणा ने बड़े बड़ों को हैरत में डाल दिया था। इस पूरी चर्चा के सेंटर में थे एक जापानी रिसर्चर, डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर इमोटो एक खास सिद्धांत में बहुत विश्वास रखते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया हाडो। अब ये हाडो क्या है, आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज में बहती है। उनका मानना था कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं इसी हाडो ऊर्जा को पानी के अंदर ट्रांसफर कर सकती हैं। और सबसे हैरानी की बात, उनका दावा था कि इससे पानी का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। तो मानवीय भावनाएं बर्फ को कैसे बदल सकती हैं? इसे साबित करने के लिए डॉक्टर इमोटो ने पानी के क्रिस्टल्स पर कुछ बेहद अनोखे प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि पानी की बूंदों को अलग अलग भावनाओं और शब्दों के सामने रखा और फिर उन्हें -5 डिग्री सेल्सियस पर जमा दिया। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उन्होंने इन जमे हुए पानी के क्रिस्टल्स की तस्वीरें ली। और जब नतीजे सामने आए तो यकीन मानिए, उनके दावों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इन प्रयोगों से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक जबरदस्त और बिल्कुल साफ अंतर दिख रहा था। एक तरफ जब पानी को प्रेम और कृतज्ञता जैसे बेहद पॉजिटिव शब्द दिखाए या सुनाए गए, तो उस पानी ने बिल्कुल परफेक्ट, अविश्वसनीय रूप से सुंदर और हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाए, एकदम सिमेट्रिकल। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी बिल्कुल अलग थी। जब पानी पर नफरत या मूर्ख जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो पता है क्या हुआ? कोई क्रिस्टल बना ही नहीं। पानी बस भयानक, अजीब और बेतरतीब टुकड़ों में जम गया, एकदम विकृत सा। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रयोग सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं थे। डॉक्टर इमोटो ने पानी को मोजार्ट का शांत क्लासिकल म्यूजिक सुनाया तो बहुत ही शानदार और स्पष्ट क्रिस्टल बने। वहीं जब एकदम शोर शराबे वाला हैवी मेटल म्यूजिक बजाया गया तो क्रिस्टल पूरी तरह टूट फूट गए। उन्होंने पानी को प्रकृति की सुंदर तस्वीरें दिखाईं और यहाँ तक कि दूर बैठकर की गई प्रार्थनाओं का भी असर देखा। बेसिकली उनके अनुसार पानी किसी लिक्विड टेप रिकॉर्डर की तरह काम कर रहा था, जो अपने आसपास के माहौल को स्पंज की तरह सोख रहा था। अब सवाल ये उठा कि क्या हमारे शब्द वाकई किसी चीज को सड़ा सकते हैं? यहीं से डॉक्टर इमोटो का काम बड़ी बड़ी लैब से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंच गया और इसका जरिया बना उनका सबसे मशहूर राइस टेस्ट, यानी चावल का परीक्षण। ये एक ऐसा आसान सा प्रयोग था जिसे कोई भी बिना किसी खास उपकरण के अपनी रसोई में कर सकता था। चलिए देखते हैं कि इस प्रयोग में आखिर था क्या। 2 कांच के जार लिए गए, उनमें पके हुए चावल और थोड़ा सा पानी डाल दिया गया। एक जार पर लेबल लगाया गया प्रेम और रोजाना उससे अच्छी अच्छी बातें कही गईं। दूसरे जार पर लिखा गया नफरत और उसे रोज बुरी बातें सुनाई गईं। करीब 30 दिनों के बाद जो रिजल्ट बताए गए वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। प्रेम वाला चावल बिल्कुल सफेद था, एकदम सुरक्षित, और उसमें से जापानी वाइन जैसी मीठी सी महक आ रही थी। जबकि नफरत वाला चावल, वो पूरी तरह सड़ चुका था, उस पर काली फफूंद लग गई थी और उसमें से गंदे नाले के पानी जैसी सड़ांध आ रही थी। देखते ही देखते चावल का ये प्रयोग पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, एकदम वायरल। स्कूलों में बच्चों से लेकर घरों में बड़ों तक हर कोई अपने रोजमर्रा के शब्दों की ताकत आजमाने लगा। इस प्रयोग ने लोगों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। और क्यों ना डालता? जरा सोचिए, अगर हमारे शब्द और इरादे एक बेजान चावल और पानी को इस तरह सड़ा सकते हैं, तो वो हमारे शरीर और हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर कर रहे होंगे? आखिर हम इंसान भी तो ज्यादातर पानी से ही बने हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो आम जनता इस जादुई कंसेप्ट से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। विज्ञान और विश्वास की इस बहस में इस प्रयोग को अब एक बिल्कुल अलग और सख्त नजरिए से देखा जाने लगा।
साइंटिफिक कम्युनिटी ने डॉक्टर इमोटो के इस काम को सीधे तौर पर सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान करार दे दिया। सूडो साइंस का मतलब है वो बातें या दावे जो देखने सुनने में तो बड़े वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन असल में वो विज्ञान के सख्त नियमों पर टिकते नहीं है। वैज्ञानिकों का तर्क बिल्कुल साफ था। आपके विचार भले ही कितने भी सुंदर, कितने भी काव्यात्मक क्यों ना हो, उन्हें हम विज्ञान तब तक नहीं मान सकते जब तक वो कठोर और निष्पक्ष परीक्षणों की कसौटी पर पूरी तरह खरे न उतरें। तो आखिर वैज्ञानिकों को दिक्कत कहाँ थी? बहुत सी चीजों में। पहली बात तो ये कि इमोटो के प्रयोगों में कोई डबल ब्लाइंड टेस्टिंग नहीं हुई थी। मतलब जो इंसान माइक्रोस्कोप में देख रहा था उसे पहले से पता था कि कौन सा पानी प्रेम वाला है और कौन सा नफरत वाला। इससे अनजाने में ही सही, लेकिन रिजल्ट बायस्ड हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मान लीजिए हजारों क्रिस्टल बने, उनमें से सिर्फ उस एक सुंदर क्रिस्टल की फोटो खींचकर दुनिया को दिखाना, इसे विज्ञान की भाषा में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसके अलावा सैंपल साइज बहुत छोटा था और सबसे अहम बात, उनका कोई भी अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में छपा ही नहीं था। आलोचना की आग में घी डालने का काम किया इस पूरे कॉन्सेप्ट के व्यवसायीकरण ने, यानी इसके कमर्शियल इस्तेमाल ने। दरअसल डॉक्टर इमोटो ने हार्डो एनर्जी से चार्ज किया हुआ एक स्पेशल जादुई पानी बेचना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत भारी कीमत पर। बस फिर क्या था, इस बात ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा बिजनेस मोटिव तो नहीं है। इसी वजह से मीडिया और कई समीक्षकों ने इस पूरी थ्योरी की जमकर पैरोडी बनानी शुरू कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला इतना बढ़ गया कि जेम्स रांडी एजुकेशनल फाउंडेशन, जो दुनिया भर के ऐसे अलौकिक दावों का साइंटिफिक टेस्ट करती है, उसने डॉक्टर इमोटो को सीधे तौर पर $1 मिलियन, जी हां, पूरे $10 लाख की चुनौती दे डाली। शर्त बस इतनी सी थी कि डॉक्टर इमोटो निष्पक्ष और साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल किए गए माहौल में अपने दावों को सच साबित करके दिखाएं। लेकिन यह चुनौती कभी स्वीकार ही नहीं की गई। खैर, इन सारे विवादों को अगर हम एक पल के लिए किनारे रख दें तो चलिए जरा असली साइंस की तरफ चलते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान भी अपने आप में कम आकर्षक नहीं है। आखिर ये बर्फ जमती कैसे है? ये जो बेहद खूबसूरत क्रिस्टल्स हैं, ये बनते कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें इंसानी भावनाओं से थोड़ा दूर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के नियमों को देखना होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक परफेक्ट और सुंदर स्नोफ्लेक बनने के लिए पानी का 100% शुद्ध होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ी सी अशुद्धता चाहिए होती है। जी हां, विज्ञान हमें बताता है कि बर्फ के क्रिस्टल को जमने के लिए उसके बिल्कुल बीचों बीच धूल या राख के एक बहुत ही छोटे कण की जरूरत होती है। तो सोचिए, विडंबना देखिए, इमोटो जिस पूरी तरह से शुद्ध पानी की बात कर रहे थे, साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो वो शुद्ध पानी उन सुंदर क्रिस्टल्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता। तो अगर हमारी भावनाएं या हमारे शब्द बर्फ को वो सुंदर आकार नहीं देते, तो फिर कौन देता है? जवाब बहुत ही सीधा है। ये सब सिर्फ 2 बेहद पावरफुल फिजिकल फैक्टर्स का खेल है, तापमान यानी टेम्परेचर और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। आसमान में बादलों के बीच का मौसम हर पल बदलता रहता है, और यही मौसम का बदलना, तापमान का ऊपर नीचे होना, हर एक स्नोफ्लेक को उसका वो खास और अनोखा आकार देता है। इसे सबसे पहले 1930 के दशक में एक और जापानी भौतिक विज्ञानी उकिचिरो नकाया ने साबित किया था। उनकी आइस मॉर्फोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब तापमान 0 से -3 डिग्री के बीच होता है तो चपटी प्लेट्स और तारे जैसी आकृतियां बनती हैं। थोड़ा और ठंडा होने पर, यानी -3 से -10 डिग्री के बीच, ये बर्फ सुइयों जैसे लंबे लंबे कॉलम का आकार ले लेती है। और जब तापमान -15 डिग्री या उससे भी नीचे जाता है, तब जाकर बनते हैं वो विशाल, बेहद सुंदर और जटिल शाखाओं वाले डेंड्रॉइड्स, जिन्हें हम आमतौर पर स्नोफ्लेक कहते हैं। सोचकर देखिए, एक मामूली सा बर्फ का कण एक इतने शानदार मास्टरपीस में कैसे बदल जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन ये जादू फिजिक्स का है। इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले होती है फैसेटिंग, जो बर्फ को वो 6 तरफा चपटा आकार देती है। इसके बाद नंबर आता है ब्रांचिंग का, जहां क्रिस्टल के कोने पानी की भाप को तेजी से अपनी ओर खींचते हैं और उनमें से शाखाएं या ब्रांचेस फूटने लगती हैं। ये एकदम प्रकृति का अपना एक अनोखा आर्किटेक्चर है, और इस पूरी प्रोसेस में किसी सुपरनैचुरल पावर की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भौतिक विज्ञान की जरूरत होती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमने विज्ञान देख लिया, विवाद देख लिए, तो क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? और अगर था भी, तो हम इससे सीख क्या सकते हैं? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हम 2 बिल्कुल अलग अलग सिरों पर खड़े हैं। एक तरफ है पानी की कठोर फैक्ट बेस्ड वैज्ञानिक भौतिकी, और दूसरी तरफ है हमारी भावनाओं और इरादों से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत और लुभावना विचार। लेकिन पता है,
सबसे जरूरी बात क्या है? मायने ये नहीं रखता कि सच क्या है, मायने ये रखता है कि इस पूरी चीज का हम पर क्या असर होता है। मान लेते हैं कि हमारे पॉजिटिव शब्द पानी के मॉलिक्यूल्स का आकार नहीं बदल सकते, लेकिन वे हम इंसानों को अंदर से जरूर बदलते हैं। प्रेम, कृतज्ञता या थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, चाहे वो आप चावल के जार पर कर रहे हो या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्लेसिबो की तरह काम करता है। पॉजिटिव और अच्छे शब्द चुनने से हमारी खुद की मानसिकता, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारे आसपास का पूरा माहौल सच में बेहतर होता है। महान खगोलशास्त्री योहानस केपलर ने सदियों पहले बर्फ के टुकड़ों का अध्ययन करते हुए एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, हर पौधे का अपना एक जीवन सिद्धांत होता है, लेकिन बर्फ के हर एक छोटे से क्रिस्टल के लिए एक अलग आत्मा की कल्पना करना पूरी तरह से बेतुका है। और सच भी यही है, प्रकृति के अपने खुद के नियम हैं, और यकीन मानिए वो नियम अपने आप में इतने आश्चर्यजनक, इतने परफेक्ट और खूबसूरत हैं कि उन्हें आकर्षक बनाने के लिए हमें किसी कृत्रिम जादू या चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले बर्फ के क्रिस्टल को देखिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या असली जादू सचमुच इस पानी में छिपा है, या फिर ये जादू हमारे अपने मन की उस अद्भुत शक्ति में है जिससे हम हर दिन नफरत की जगह दयालुता और प्रेम को चुन सकते हैं। शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है। विज्ञान हमें दुनिया की सच्चाई दिखाता है, लेकिन हमारी भावनाएं ये तय करती हैं कि हम उस दुनिया को कितना खूबसूरत बना सकते हैं।